अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें रिकॉर्ड करके दी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आने वाली क्लासेस में अपलोड करूँगा कुछ न्यू टॉपिक्स को। थोड़ा सा लेट हम ज़रूर हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये एक रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हमारे लिए न्यू हैं, आप समझ सकते हैं, और उस न्यू की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो ये उसी बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के हवाले से हमारा सेकंड लेक्चर है। हम इसको आज से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का ये लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 के होने के साथ साथ हम इसके ऊपर क्या क्या तरीक़ेकार पढ़ने के लिए, और ये मेरे केमिस्ट्री कॉर्नर के हवाले से हमारा चैनल हमने जो डेवलप किया है, इस चैनल में हम सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे। तमाम मैं अपने लेक्चर्स को, जिसमें पास पेपर्स के न्यूमेरिकल, जिसमें एमसीक्यूज बुक के न्यूमेरिकल, जिसमें एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस, उनकी एक पूरी कंप्लीट सॉल्व करने का तरीका, मैं सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। और आप लोग अगर मेरे साथ सब्सक्राइब में रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें अप टू डेट मिलते रहेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को दो ऑर्डर से हमने जज किया था, जिसमें से पहला ऑर्डर था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसी से आगे चलते हैं तो हमने वहाँ पे मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स पढ़ी थी। अब मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स में एक नाम था ग्लूकोज का, जो कि आपको अगर देखें तो यहाँ से स्टार्टिंग में नजर आना शुरू है। अब यही चीज ग्लूकोज भी है, और इस ग्लूकोज को दूसरा नाम हम एक और पढ़ते हैं, वो है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज, जो भी आप नाम इसको कहते हैं, ये फ्रूट्स के अंदर हमारे पास होते हैं, शहद में हमारे पास होते हैं। इसके अलावा इनमें ये जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म अब इस्तेमाल हो रहा है वो है स्ट्रक्चर के लिए, कि ये ओपन चेन में भी अवेलेबल है, और दूसरी तरफ चले जाओ तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स में भी अवेलेबल है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के, स्पेशली मोनोसेक्राइड्स हम ज़्यादा यहाँ पे डील करेंगे, तो मोनोसेक्राइड्स जितने भी हैं वो ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, डायमेंशंस शो करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अगर वही मोनोसेक्राइड क्लोज चेन में हो, साइक्लिक चेन में हो, तो उसको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अब जैसे अगर आप इससे आगे चलें थोड़ा सा, तो स्लाइड है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखाया है कि अगर कोई हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर में मोनोसेक्राइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शन उसकी फिशर प्रोजेक्शन कहलाती है। और उस फिशर प्रोजेक्शन यानी कि उस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है डी शुगर, और दूसरे का नाम है हमारे पास एल शुगर। अब ये डी शुगर और एल शुगर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एक नई टर्मिनोलॉजी यूज हुई। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डी और एल का मतलब हम डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लेवो रोटेटरी से डी और एल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम मजीद इसकी एग्जांपल्स में जाएंगे। फिलहाल ये याद रखें कि ओपन चेन स्ट्रक्चर किसकी एग्जांपल्स होती हैं? फिशर स्ट्रक्चर। और फिशर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उनको डी शुगर और एल शुगर हम दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डी शुगर और एल शुगर की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसी के आगे अगर अब किसी जगह स्ट्रक्चर में डी शुगर और एल शुगर को हम जज कैसे करें? अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। मैं अगर इसकी पिक्चर को मूव कर सकूं यहाँ से तो शायद मूव हो जाए। आई एम सॉरी, हो सकता है ये मेरी पिक्चर यहाँ से मूव नहीं हो रही है जो डिस्प्ले पे आ रही है। मैं इस डी ग्लूकोज की एग्जांपल को पहले को शो करना चाहूंगा। देखिए, डी ग्लूकोज की एग्जांपल में ये है फर्स्ट कार्बन, और इसके बाद ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, ये है 5 कार्बन, और आखिरी आ गया हमारे पास 6 कार्बन। तो टोटल कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 6। और जरा साथ साथ एक काम ये करें कि स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी काउंट कर लें, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमारे पास 12 है,
और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 है। तो ये बेसिकली ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6, ये एक उसका स्ट्रक्चर है। अब ये C6H12O6 ग्लूकोज का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने नाम दिया ये D शुगर भी और ये L शुगर भी है, तो ये D और L शुगर को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? जरा सा गौर से मेरी बात को यहाँ पे सुनिएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर देखो तो ये एक हाईलाइटेड का OH सेक्शन है, इसी तरह यहाँ पे भी ये एक हाईलाइटेड OH सेक्शन है। अगर मैं फर्स्ट कार्बन इसको कहता हूँ, और कहना पड़ेगा फर्स्ट कार्बन क्योंकि इस कार्बन के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड कार्बन है, और एल्डिहाइड कार्बन से मैं इस कार्बन पे चला जाऊं तो दिस इज द 5th कार्बन, या दूसरे लफ्जों में सेकेंड लास्ट कार्बन। जिस स्ट्रक्चर में, इज इट ओपन चेन स्ट्रक्चर? हाँ, ये अगर मैं देखो फर्स्ट कार्बन से लेकर 6ठे कार्बन तक आ जाऊं तो ये सब के सब ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। इस फिशर प्रोजेक्शन के अंदर फर्स्ट कार्बन जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद सेकेंड लास्ट कार्बन, उस सेकेंड लास्ट कार्बन के OH को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और इधर अगर आ जाओ ये L शुगर की तरफ, तो L शुगर में भी ये है फर्स्ट कार्बन, और बेटा ये फर्स्ट कार्बन के बाद यहां आ जाओ तो ये है हमारे पास 6th कार्बन, और ये अगेन आ गया सेकेंड लास्ट कार्बन। इस सेकेंड लास्ट कार्बन का OH मिल रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे। इस सेकेंड लास्ट इधर डी ग्लूकोज में देखो तो सेकेंड लास्ट कार्बन का OH मिल रहा है मुझे राइट हैंड साइड पे। जैसे ऊपर अगर आप गौर करिए कि डी शुगर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है विथ OH ऑन द राइट साइड ऑफ सेकेंड लास्ट कार्बन। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, एंड ये OH ग्रुप हमें मिल रहा है कौन सी जगह पे? ये मिल रहा है हमें राइट साइड पे। ये भी हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन L शुगर में है, और इस L शुगर का जो OH है वो मिल रहा है हमें लेफ्ट साइड में। तो ये डेफिनेशन कहाँ मिल रही है? ये डेफिनेशन इस लेफ्ट हैंड साइडेड कार्बन से मिल रही है। तो जब किसी स्ट्रक्चर में सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड पे हो तो हम उसे D शुगर का नाम दे देते हैं, और सेकेंड लास्ट कार्बन का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो हम L शुगर कह देते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप गौर करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ये दोनों ग्लूकोज हैं। लेकिन इस ग्लूकोज के सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर आप गौर करें तो सेकेंड लास्ट कार्बन की हमने पोजीशन को चेंज किया हुआ है। कहीं सेकेंड लास्ट कार्बन की पोजीशन राइट साइड पे है, कहीं सेकेंड लास्ट कार्बन की पोजीशन लेफ्ट साइड पे है। तो उस लिहाज से इसका नाम चेंज करके हमने डी ग्लूकोज या L ग्लूकोज दिया। तो आप डी शुगर और L शुगर का आई होप कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो लेट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अगला नाम आ रहा है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब क्लोज चेन स्ट्रक्चर को मैंने वहां पीछे डेफिनेशन में कहा था वो हाइवर्थ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। हाइवर्थ स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा स्ट्रक्चर, एक होता है बीटा स्ट्रक्चर, और ये भी एक दूसरे के बेसिकली आइसोमर्स हैं। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे पीछे आपने डी शुगर और L शुगर जो फिशर स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं उनमें देख लिया। अब अल्फा और बीटा जो हाइवर्थ स्ट्रक्चर या हाइवर्थ प्रोजेक्शन में आते हैं आएंगे। एग्जांपल से पहले अब मैंने जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है एग्जाम्पल में एक जगह अल्फा ग्लूकोज और एक जगह लिखा हुआ है, अगेन मेरी ये टीपी की वजह से पिक्चर नहीं आ रही हो तो आई एम सॉरी, ये है बीटा ग्लूकोज। अब ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये दो ग्लूकोज के टाइप्स हैं। अच्छा, अगेन आप यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? जैसे अगर मैं यहाँ ये देखूं तो ये कौन सी चीज है? ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद यहाँ यकीनन एक कार्बन एग्जिस्ट करता है, उसके बाद इस वाली जगह पे एक कार्बन एग्जिस्ट करता है, इस वाली जगह पे एक कार्बन एग्जिस्ट करता है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक कार्बन है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक कार्बन है, और उसके ऊपर ये भी एक कार्बन है। इस तरह टोटल कार्बन की क्वांटिटी को काउंट कर लें तो पहला तो ऑक्सीजन को छोड़ दें, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऊपर जाके टोटल मिल गए 6 कार्बन। ये चीज बिल्कुल इसी के बराबर में जो बीटा ग्लूकोज लिखा हुआ है, उस बीटा ग्लूकोज में भी ये ऑक्सीजन है, उसको रहने दें।
ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया फर्स्ट कार्बन के बाद सेकेंड कार्बन, ये सेकेंड कार्बन के बाद ये थर्ड कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन के बाद यहाँ फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के बाद यहाँ आ गया फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन से ऊपर ये CH2OH वाला कार्बन अगेन आ गया हमारे पास सिक्स कार्बन। सो इससे ये पता चल गया कि दोनों जगह पे कार्बन की क्वांटिटी 6 है। अगेन हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा पूरे स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ हाइड्रोजन की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 12, ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिल जाएगी 6। सो अगेन मैं कह सकता हूँ कि ये किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, ये ग्लूकोज के फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, C6H12O6। अब C6H12O6 में ये स्ट्रक्चर और इससे पहले वाला स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? इससे पहले वाले स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्क ये है कि ये है हमारे पास एक साइक्लिक फॉर्म में, और पहले वाला था एक ओपन चेन फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से हम इसको नाम से देंगे हैववर्थ स्ट्रक्चर, और वो जो था वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से उसे हमने नाम पड़ा था फिशर प्रोजेक्शन या फिशर स्ट्रक्चर। अच्छा जी, डी शुगर और एल शुगर में सेकंड लास्ट कार्बन के OH को देखते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो अल्फा और बीटा की टर्मिनोलॉजी यूज होने के लिए जरा सा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द टर्म अल्फा इज यूज्ड इफ OH ग्रुप ऑन कार्बन 1 is below the plane in cyclic structure. Is below the plane in cyclic structure का मतलब ही ये है कि below the plane of cyclic structure में अगर मैं ये फर्स्ट कार्बन अल्फा ग्लूकोज को देखूं तो फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज का OH मिल रहा है स्ट्रक्चर के नीचे। जब फर्स्ट कार्बन का OH स्ट्रक्चर के नीचे है तो उसको हमने नाम दे दिया अल्फा कार्बन। और दूसरी तरफ अगर मैं चला जाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन जो है, इस फर्स्ट कार्बन का OH मिल रहा है बिलो नहीं बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर से ऊपर, और दूसरी तरफ OH मिल रहा था साइक्लिक स्ट्रक्चर से नीचे। तो ये दो चीजों की वजह से हमने नाम दे दिया इसको क्या, कि ये है हमारे पास बिलो द प्लेन, ये है हमारे पास अबव द प्लेन। जो बिलो द प्लेन है उसको कह देंगे हम अल्फा ग्लूकोज या अल्फा स्ट्रक्चर, और जो अबव द स्ट्रक्चर है, अबव द प्लेन है, उनको हम नाम दे देंगे बीटा। तो दोनों स्ट्रक्चर अगर गौर से देखो तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ये दोनों स्ट्रक्चर तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इन स्ट्रक्चर्स में और इसके अलावा दोनों स्ट्रक्चर्स में जो भी फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन का OH कहीं बिलो द प्लेन है और कहीं अबव द प्लेन है। अगर बिलो द प्लेन है तो उसको हमने नाम दे दिया है अल्फा, ये है अल्फा की डेफिनेशन में अल्फा बिलो द प्लेन, और अगर वो अबव द प्लेन है तो वो है बीटा, और बीटा के लिए हमने नीचे हाईलाइट करके अबव द प्लेन। सही सर? तो ये दो तरीकेकार हैं हमारे पास अल्फा और बीटा को जज करने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, अब यहाँ पे एक दो नाम आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। एक नाम है पायरानोस, और पायरानोस के साथ दूसरी तरफ चले जाओ तो एक नाम आपको मिल रहा है फ्यूरानोस। अब ये पायरानोस और फ्यूरानोस दोनों के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर की टाइप्स होने के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 मेंबर की रिंग रखता है, और 6 मेंबर के बाद नीचे मैंने लिख दिया है कि ये 5 मेंबर की रिंग्स रखता है। थोड़ा सा ब्रैकेट को अगर डील करो तो ब्रैकेट में उसकी डिटेल दी गई है। वो डिटेल क्या दी है कि 6 मेंबर रिंग में कार्बन 5 होंगे और ऑक्सीजन 1 होंगे। अगर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है तो वो स्ट्रक्चर है पायरानोस, और इसी के अलावा अगर 5 मेंबर रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है तो वो होगा फ्यूरानोस। तो पायरानोस 5 कार्बन with 1 ऑक्सीजन, फ्यूरानोस 4 कार्बन with 1 ऑक्सीजन। अब इसी से स्ट्रक्चर में हम नीचे देखें तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर की एग्जांपल लिखी गई है। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल की वजह से, क्योंकि इस तरह की एग्जाम्पल आगे भी आपको काफी मिलते रहेंगे, तो जरा सा इसको गौर से देखिए।
अगेन इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो यहाँ हमारे पास विच वन इज योर फर्स्ट कार्बन, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो है ये वो कार्बन की पोजीशन है जिस कार्बन को मैं कहूंगा कि ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है। ओके, अब ये फर्स्ट कार्बन तो हो गया, तो ये जो कार्बन है ये है 6 कार्बन, और पीछे डेफिनेशन के मुताबिक ये जो कार्बन हुआ ये हुआ हमारे पास 5th कार्बन, आई मीन सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ है? तो मुझे सेकेंड लास्ट कार्बन का OH नजर आ रहा है, सेकेंड लास्ट कार्बन का इफ OH of second last carbon on right hand side, तो right hand side का मतलब this is D sugar, तो D, okay fine, this is the structure of D sugar, but फर्स्ट कार्बन कौन सा था? फर्स्ट कार्बन है ऊपर वाला और 6 कार्बन है सबसे लास्ट वाला। यहाँ टॉपिक कौन सा चल रहा था? पायरानोज एंड फ्यूरानोज। मैंने दो इसके पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। उन दो पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले मूव हो रहा हूं पायरानोज के लिए। पायरानोज का मतलब लेफ्ट। ओके, अब मैं लेफ्ट के कारण मूव हूं तो मैंने ये कहा कि बेसिकली यहां जो आपको ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन का बॉन्ड भी फ्री हो गया, ऑक्सीजन के साथ साथ इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो गया। मैंने यहां रखा वो ऑक्सीजन जो पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया, और ये आ गया वो कार्बन जिसके साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था। अच्छा जी, ऑक्सीजन के साथ कार्बन तो आया। ऑक्सीजन के साथ कार्बन आने के बाद अगर आप गौर करें तो इस कार्बन के पास एक H है और नीचे OH है, ऐसे ही है। ये है वो कार्बन जिस कार्बन के पास इस जानिब मैं कह सकता हूं कि यहां पे चलिए ये H है, और ये H के साथ ये H जो यहां नजर आ रहा है ये H को हमने इस जानिब दिखा दिया, और ये वाला OH जो यहां नजर आ रहा है ये वाले OH को हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो जिस कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ था वो कार्बन आके किससे अपने बॉन्ड को कवर अप कर रहा है? OH के साथ। सही से? और जब इसने OH के साथ बॉन्ड को कवर कर लिया तो ये फर्स्ट कार्बन किससे आके लिंक कर रहा है? 5th कार्बन से। तो फर्स्ट कार्बन ने 5th कार्बन से आके लिंक कर लिया, तो ये टोटल जो चेन साइक्लिक बन गई, ये चेन हमारे पास बन गई 5 कार्बन की। ये है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन, और ये है 5वां कार्बन, और इस 5वें कार्बन के साथ ये ऊपर आ गया 6ठा कार्बन। तो ऑक्सीजन जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ था उस ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ मिला? उस ऑक्सीजन का बॉन्ड मिला 5वें कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन जब 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कंप्लीट हो गया तो ये एक ओपन चेन से कन्वर्ट हो गया साइक्लिक चेन में। और जब ये साइक्लिक चेन में बना तो इस साइक्लिक चेन में टोटल 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मतलब ये स्ट्रक्चर पायरानोज है। इसी की तरह अगर राइट साइड पे चले जाओ तो राइट साइड में जो नाम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है फ्यूरानोज। फ्यूरानोज हम क्या कह रहे हैं? फ्यूरानोज कह रहे हैं हम कि 4th कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब फ्यूरानोज के लिए आपका जो फर्स्ट कार्बन है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? 4th कार्बन के साथ। दिस इज 4th कार्बन और 4th कार्बन का OH। ठीक है भाई। अब आपके पास ये कहना चाहिए ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो ऑक्सीजन कहां है? वो ऑक्सीजन ये रहा। इस ऑक्सीजन के साथ एक कौन है? H। तो इस जगह इस ऑक्सीजन के साथ ये H, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, कार्बन के साथ ये है
H, और ये कार्बन अपना बॉन्ड दूसरा जो ब्रेक होता है वो किससे कवर अप करता है, वो अब फोर्थ कार्बन के OH के साथ। तो ये फोर्थ कार्बन का OH आ गया। अब फोर्थ कार्बन को OH के बाद ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, उसके बाद ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन, ये आ गया हमारे पास थर्ड कार्बन, ये आ गया हमारे पास फोर्थ कार्बन, ये है हमारे पास फिफ्थ कार्बन, और यहां पे है हमारे पास सिक्स्थ कार्बन। सो फर्क ये आया कि ये एक क्लोज चेन है, ये एक क्लोज चेन है, लेकिन इस राइट वाले क्लोज चेन के अंदर टोटल मेंबर्स में एक ऑक्सीजन है और हमारे पास एक ऑक्सीजन के साथ 4 कार्बन है, और बकिया ये 2 कार्बन बाहर है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन अगर देखो तो बाहर है, बाकी आ रही हैं टोटल 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसीलिए इस हिसाब से ये है फ्यूरानोस फॉर्म और ये है हमारे पास पायरानोस फॉर्म। इससे आगे इसकी कुछ और डिटेल भी आएंगी। अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन है तो हम फ्यूरानोस एंड पायरानोस को और मजीद आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स मूव। अच्छा, अब वो जो डी शुगर और एल शुगर है, वो डी शुगर और एल शुगर में वर्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी से निकला है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी में लफ्ज हम प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड से इंडिकेट। ये एक और टर्म है जिसे नाम दिया जा रहा है म्यूटा रोटेशन। अब इस म्यूटा रोटेशन के अंदर में आपको वही वाली बात जो अभी मैंने पीछे फ्यूरानोस पैरानोस बताया था, वही वाली चीज को दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोबारा अगर देखें तो ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। भाई इसमें टोटल 6 कार्बन नजर आ रहे होंगे, लास्ट कार्बन ये है और फर्स्ट कार्बन रेड से लिखा हुआ है कि ये इस 6 कार्बन के अंदर हमारे पास कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसका मतलब अगेन ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। डी ग्लूकोज क्यों कहा? डी ग्लूकोज दोबारा वही कहा, सेकंड लास्ट कार्बन का OH हमें राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो सेकंड लास्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड पे है तो वो डी शुगर है। ओके भाई, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। म्यूटर रोटेशन का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि कोई भी मोनोसेक्राइड फैमिली या ग्लूकोज से रिलेटेड कोई और स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसके साथ इनकी 2 आइसोमेरिक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होती है, और ये एक दूसरे की स्ट्रक्चर के अंदर इंटरमीडिएट होते हैं। यानी कि मैं अपनी बात को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ ऐसे करूंगा कि देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आपको ओपन चेन में नजर आ रहा है। सबसे पहला काम हम दोबारा वही कहेंगे, इनके दरमियान का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अच्छा जी, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ये है वो ऑक्सीजन और ये है वो कार्बन, जिस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान अब सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास एक H है, सेम एज इट इज इस कार्बन के पास ये है वो H। इस कार्बन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन से, तो एक बॉन्ड इसका फ्री है, वो फ्री बॉन्ड इसने इस सेकेंड लास्ट कार्बन के OH से बना लिया। तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन का OH फर्स्ट कार्बन के पास आके यहां लिंक कर गया। ठीक है सर। अब ये है हमारे पास कौन सा कार्बन? फर्स्ट। इस फर्स्ट के बाद ये आ गया सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन के पास एक H और OH, आप यहां देखें तो ये है वो सेकंड कार्बन, और इस सेकंड कार्बन के पास एक H भी है, एक OH भी है। फिर यहां आ जाओ तो दोबारा यहां है, ये है थर्ड कार्बन। इस थर्ड कार्बन के पास एक H और OH है, तो यहां स्ट्रक्चर में देखो, ये लीनियर स्ट्रक्चर में ये है थर्ड कार्बन, इसके साथ एक H भी है, इसके साथ एक OH भी है। फिर उसके बाद अगर मैं चला जाऊं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये है फोर्थ कार्बन, उसके साथ भी एक HOH है। यहाँ लीनियर में आ जाओ,
ये है फोर्थ कार्बन, इसके साथ भी एक H है और एक OH है। फिर उसके बाद में चला गया तो ये है हमारे पास फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ नीचे एक H नजर आ रहा है। मैं यहां आके देखूं तो फिफ्थ कार्बन के पास OH कहां चला गया था? OH चला गया था फर्स्ट कार्बन के पास। तो सिर्फ कौन बचा इसका? इसका बचा H। तो मुझे फिफ्थ कार्बन के पास सिर्फ एक H से ज्यादा OH नहीं आ सकता, इसलिए मैंने फिफ्थ कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक अदद इस H को ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं और कुछ नहीं। बट उसके नीचे है सिक्स कार्बन और वो है CH2OH, तो मैंने फिफ्थ कार्बन के साथ CH2OH को यहां लिखा दिया। लेकिन जो छठा कार्बन है वो चेन के अंदर नहीं है, वो इस साइक्लिक चेन या क्लोज चेन से बाहर है। तो अगेन जो हमारे पास स्ट्रक्चर में अगर गौर करो तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन मिल रहे हैं? फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक ऑक्सीजन। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन का मतलब ये अगेन एक पैरानोज स्ट्रक्चर की फॉर्म कहलाएगी। सही है सर? और पैरानोज में अल्फा डी ग्लूकोज क्यों कहा? साइक्लिक स्ट्रक्चर में दो टर्म थे, एक था अल्फा और एक था बीटा। अगर बिलो द प्लेन तो वो था अल्फा, अगर अबव द प्लेन तो वो था बीटा। पीछे वाली 2 स्लाइड पहले मैंने ये बात बताई थी। बिलो द प्लेन किस कार्बन का? फर्स्ट कार्बन का OH इफ बिलो द प्लेन दिस इज अल्फा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे दिखाने के लिए फिर से दिखा रहा हूँ कि बेटा ये है फर्स्ट कार्बन और ये है फर्स्ट कार्बन का OH जो कि मैं शो कर रहा हूँ द बिलो द प्लेन। इसका मतलब ये अल्फा फॉर्म है और पैरानोस स्ट्रक्चर, पैरानोस फॉर्म है। पैरानोस क्यों कहा? क्योंकि एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन की साइक्लिक लिंक है, तो ये पैरानोस क्या? अल्फा फॉर्म। सेम एज इट इज अगर मैं उसके राइट साइड पे चला जाऊं तो राइट साइड में बिल्कुल यही फिनोमेना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट साइड स्ट्रक्चर में डिफरेंट ये होगा कि आपके पास ये दोबारा से मिला फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन के साथ ये हमें मिला वही 5 कार्बन और 5 कार्बन के बाद दोबारा चले जाओ तो ये है बाहर आने वाला छठा कार्बन। अगेन सेम कंडीशन है। वो सेम कंडीशन इस लिहाज से है कि यहाँ पे भी 5 कार्बन की रिंग है और 5 कार्बन की रिंग 5 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, तो ये भी पैरानोस फॉर्म है। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? दोनों स्ट्रक्चर में फर्क यह है कि फर्स्ट कार्बन का OH इज अबव द प्लेन, जबकि इधर फर्स्ट कार्बन का OH बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन मतलब अल्फा, अबव द प्लेन मतलब बीटा। तो ये अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को दोबारा हमने रिवाइज भी किया और पैरानोस फॉर्म को प्रूव भी किया कि यहाँ 5 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, तो ये पैरानोस और अल्फा और बीटा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक बेटा आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। कोई कंफ्यूजन अगर इस तरह की चीजों में कोई स्ट्रक्चर वाइज हो तो आप मैसेज पे या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे किसी भी जगह पे आप मैसेज करके मुझसे कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मजीद हम डिटेल कुछ कोशिश करेंगे और तरीके से देने की। सो इससे आगे मूव करते हैं बेटा। ओके, नाउ ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में मैंने कुछ 3-4 तरह के नाम दिए: मैनोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, किसी भी जगह पे आप मैनोज से लेके ग्लैक्टोज या ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन सब जगह पे काउंट कर लें तो सबके फार्मूला C6H12O6 है। इसका मतलब है सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ सबके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है। देखने में बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कि मैनोज में भी 6 कार्बन, ग्लैक्टोज में भी 6 कार्बन, ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन और फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं, इन चारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C6H12O6 है। तो ये चारों C6H12O6 के लिहाज से बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर मैं मैनोज की बात करूं तो ये है मैनोज के 2 स्ट्रक्चर।
अमीनोस के दो स्ट्रक्चर में, एक है डी और एक है एल। ओके, सो जरा से दोबारा बताएं, डी शुगर की डेफिनेशन क्या बताई थी? सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड पे, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, OH ऑन राइट हैंड साइड, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो डी एंड एल की डेफिनेशन यहाँ पे भी होगी। अगेन ग्लैक्टोज में आ जाओ, तो दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, OH एंड राइट हैंड साइड, OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड लास्ट कार्बन ग्लूकोज में देख लो, OH राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड। और इसी तरह फ्रक्टोज में OH राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड। तो ये डी और एल शुगर या ग्लूकोज या ग्लैक्टोज या मैनोज जो भी आप नाम दे दें, इसकी डेफिनेशन दोबारा करें। अच्छा, मैं बार बार एक चीज क्या बोलूंगा, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। इसका मतलब ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिहाज से ये बिल्कुल सेम है। तो फर्क कैसे हम जज करें? आपको फर्क अगर जज करना है तो फर्क के लिए या इस डिफरेंस के लिए जरा मेरे साथ जो चीज पूछना चाह रहा हूं वो देखो। मैनोस के अंदर सेकंड और थर्ड कार्बन के H और OH को देखना। सेकंड एंड थर्ड कार्बन का डी मैनोज में H और OH दोनों की डायरेक्शन सेम है। एल मैनोज में सेकंड एंड थर्ड कार्बन के H और OH की डायरेक्शन सेम है। यानी कि अगर सेकंड कार्बन का H राइट साइड पे है तो थर्ड कार्बन का H भी राइट साइड पे है। सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो थर्ड कार्बन का OH भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। एल मैनोज में सेकंड कार्बन का OH राइट साइड पे है तो थर्ड का भी OH राइट साइड पे है। और इसी तरह सेकंड का H और थर्ड का H है। तो मैनोस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज मैं जरूरी समझ रहा हूं वो ये कि सेकंड और थर्ड कार्बन के H और OH को देखें, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब उसी के बराबर में आ जाइए, उसके बराबर में अगला नाम लिखा हुआ है ग्लैक्टोज। अब ये जो लफ्ज ग्लैक्टोज है, इस ग्लैक्टोज के अंदर हम कैसे कहें कि भाई ये कौन सा ग्लैक्टोज और मैनोज में डिफरेंस क्या है? और करें तो दोनों स्ट्रक्चर आपस में C6H12O6 फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन फिर मैनोज की बात करेंगे तो मैनोज के लिए आपको दोबारा से OH और H को देखना है, बट नॉट सेकेंड एंड थर्ड, बल्कि अब आप देखें थर्ड एंड फोर्थ। देखिए मेरे साथ बेटा, डी ग्लैक्टोज। डी ग्लैक्टोज की बात करें तो डी ग्लैक्टोज में थर्ड कार्बन का H अगर राइट साइड पे है तो फोर्थ कार्बन का H भी राइट हैंड साइड पे है। इसी तरह थर्ड कार्बन का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो फोर्थ कार्बन का OH भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, कॉल्ड ग्लैक्टोज। इसी के बराबर में एल ग्लैक्टोज में चले जाऊं तो दोबारा मैं थर्ड कार्बन की बात करूंगा। थर्ड कार्बन का OH राइट हैंड साइड तो फोर्थ कार्बन का OH भी राइट हैंड साइड, फोर्थ कार्बन का H लेफ्ट हैंड साइड तो थर्ड कार्बन का H भी कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है थर्ड एंड फोर्थ कार्बन H and OH at same directions. Whenever 3 and 4 carbon H and OH at same direction, it is indication of galactose. And mannose के अंदर second and third carbon H and OH at same directions, then it is said to be mannose. ग्लूकोज में कहानी एक डिजिट और आगे बढ़ जाती है। मैनोज में सेकेंड एंड थर्ड को देखना था कार्बन को, ग्लैक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ कार्बन को देखना था। तो डेफिनेटली ग्लूकोज के अंदर हम अलग जाएंगे और ग्लूकोज के अंदर हम फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन को देखेंगे। नो मूव फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन के OH। अब देखिए यहाँ पे ये है फोर्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन के साथ ये है फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन का OH है ऑन राइट हैंड साइड, सेम एज इट इज फोर्थ कार्बन का OH है ऑन राइट हैंड साइड। या फोर्थ कार्बन का H है लेफ्ट हैंड साइड तो आगे आ जाओ, फिफ्थ कार्बन का H भी है लेफ्ट हैंड साइड। या D से L पे अगर हम चले जाएं
तो फोर्थ कार्बन का OH है ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड फिफ्थ कार्बन का OH भी मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड। और अगर यहां देख लें तो फोर्थ कार्बन का H है राइट हैंड साइड, तो फिफ्थ कार्बन का H भी है राइट हैंड साइड। सो फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन हाइड्रोजन and oxygen at same direction, the structure is called glucose. Mannose, galactose, glucose, ये तीनों एक ऐसे स्ट्रक्चर्स की इंडिकेशंस हैं जो कि एल्डिहाइडिक शुगर की रिप्रेजेंटेशन में आएगा। आई मीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है। तो ग्लूकोज, मैनोज या ग्लैक्टोज, ये तीनों एल्डिहाइडिक शुगर में आते हैं और एल्डिहाइडिक शुगर में इनके H और OH सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन की डायरेक्शन से हमने तीन डिफरेंट आइसोमेरिक कंडीशन बना ली। तो हम ये कह सकते हैं मैनोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तीनों नहीं, चौथा नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है। तो उससे फर्क क्या है कि फ्रक्टोज के अंदर सेकेंड कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, और सेकेंड कार्बन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन का मतलब मैंने मोनोसैकेराइड की लास्ट स्लाइड्स में यानी कि लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि दिस इज नॉट एल्डो, दिस इज कीटो, जबकि बकिया मैनोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये एल्डो शुगर्स हैं। एल्डो हेक्सोज का नाम दे सकते हैं हम, लेकिन फ्रक्टोज को हम कहेंगे, फ्रक्टोज आर कॉल्ड कीटो हेक्सोज। अच्छा, अब ये कीटो हेक्सोज के अंदर डी शुगर और एल शुगर वही पहचान है फोर्थ NOH कार्बन के अंदर, और बाकी दोनों जगह पे आप देखें तो यहाँ पे हमने कीटोनिक ग्रुप को ऐड किया। अगर कीटोनिक ग्रुप ऐड हो जाए तो वो फ्रक्टोज हो जाता है, और फ्रक्टोज के अंदर 3, 4, 5 कार्बन को नहीं बल्कि सिर्फ फिफ्थ कार्बन के OH को देखो। फिफ्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड है तो वो डी फ्रक्टोज है। फिफ्थ आई मीन सेकेंड लास्ट कार्बन का OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो L फ्रक्टोज है। तो ये स्लाइड्स के अंदर हम डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे कि मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनमें क्या फर्क है, फिर इनमें D और L शुगर्स या D शुगर और L शुगर में क्या फर्क है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हुई हो। इसमें भी कोई मजीद कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे आप मैसेज पे, मैसेंजर पे, कमेंट्स में, कहीं पे भी इस चीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स के नाम से। स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स में अब 3 नाम यहाँ पे हमने ऐड किए डाइसैकेराइड में, जिसमें एक है माल्टोज, एक है लैक्टोज और एक है सक्रोज। थोड़ी सी इसकी शुरुआत की डिटेल में हिंट के तौर पर ये नजर आ रहा होगा आपको कि बेसिकली सक्रोज जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और इसी के बरक्स लैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। और इनसे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए कि किसी जगह पे ग्लूकोज सक्रोज है लिखा हुआ, तो सक्रोज है तो इसमें हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड किया है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज को ऐड किया है। लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज को ऐड किया है। इनकी अब डिटेल को थोड़ा सा आए लिंक करते हैं। माल्टोज, माल्टोज जिसे हम नाम दे रहे हैं माल्ट शुगर। माल्ट शुगर या माल्टोज के लिए एग्जाम्पल मैंने क्या बताई दी अभी कि माल्टोज और माल्ट शुगर बेसिकली ग्लूकोज और दो ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब दो ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से मतलब ये ग्लूकोज जरूर है, लेकिन ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। म्यूटा रोटेशन के अंदर मैंने अभी पीछे स्लाइड्स में जाके देखो, मैंने म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन में बताया था
कि ग्लूकोज ओपन चेन में भी होते हैं और वो साइक्लिक चेन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरानोज और फ्यूरानोज की जहाँ पे स्लाइड्स बता रहा था कि वो छठा कार्बन बाहर हो जाता है, रिंग टोटल 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की हो जाती है, तो वो पायरानोज हो जाता है। तो ये दोनों वही ग्लूकोज हैं, रिंग स्ट्रक्चर। और इस रिंग स्ट्रक्चर में यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इस जगह पे आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन, इस जगह पे आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन। मैं जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं जरा उस कार्बन की पोजीशन को देखते रहना। उसी के साथ ये वाला जो कार्बन नजर है हमारे पास, इस कार्बन को मैं कह सकता हूं ये है फर्स्ट कार्बन, सेम एज इट इज, ये है कार्बन का फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट के बाद ये आ गया सेकंड कार्बन, ये आ गया थर्ड कार्बन, ये आ गया फोर्थ कार्बन, ये आ गया मेरे पास फिफ्थ कार्बन, और यहां से ये है मेरे पास सिक्स्थ कार्बन। सेम इसमें भी यही कंडीशन है। ये है मेरे पास फर्स्ट कार्बन, ये है मेरे पास सेकंड कार्बन, ये है मेरे पास थर्ड कार्बन, और ये है मेरे पास फोर्थ कार्बन, और यहाँ है फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद यहाँ आ गया सिक्स्थ। फर्स्ट कार्बन का OH एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, फोर्थ कार्बन के H से, एक ग्लूकोज का OH फर्स्ट कार्बन से, दूसरे का H फोर्थ कार्बन से अगर कंबाइन हो जाए तो यहां से इस फॉर्मेशन कर लेंगे ये किस चीज की, वाटर। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के पास से OH रिमूव हो गया, इस ऑक्सीजन के पास से, फोर्थ कार्बन के पास जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन से H रिमूव हो गया, तो यहां से किसका बॉन्ड फ्री हुआ, ऑक्सीजन का, और यहां से बॉन्ड फ्री हुआ कार्बन का। तो बेसिकली कार्बन अपना बॉन्ड किससे बनाएगा, ऑक्सीजन से। तो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को बनने के बाद कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मैंने इसे नाम दिया 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 का मतलब क्या, फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसका फर्स्ट और दूसरे के फोर्थ के साथ इसे नाम दिया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो ऑक्सीजन की वजह से जनरेट होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास बना किसका बच्चों, ये स्ट्रक्चर बना हमारे पास माल्टोज का। तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइंट होते हैं तो वो वाटर को एलिमिनेट करते हैं, और वाटर को एलिमिनेट करने के बाद दो ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन को 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या माल्टोज या माल्ट शुगर के नाम से हम कॉल करते हैं। राइट सर। ये मैंने उसी चीज के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा दिया कि जब हमारे पास वो स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड्स का डीपी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो फर्स्ट कार्बन के पास से रिमूव हुआ था OH, और फोर्थ कार्बन के पास से रिड्यूस हुआ था H, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन से बना, और ये हमारे पास माल्टोज। अब एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है, अगर एट द पता नहीं पेपर होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर मुझे हमें कभी फाइनल पेपर में ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो मेरा मशवरा ये, आप डायरेक्ट ये बना दें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दें, लिख दें कि माल्टोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज, और ज़्यादा डिटेल में अगर बात और भी लिखनी हो तो इसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम दे दें। और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अगर अच्छी बात तो ये होगी कि अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को माल्टोज के नाम से भी दे सकते हैं। सो दोनों चीज अपनी अपनी जगह सही है। अच्छा, सक्रोज। अब ये सक्रोज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सक्रोज में बेसिकली इसका फॉर्मूला हमारे पास C6, C12, H22, O11, जो कि
माल्ट शुगर का भी यही फॉर्मूला था, माल्टोस का भी यही फॉर्मूला था, बट सक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं, उसे हम माल्टोस को हम माल्ट शुगर कहते हैं, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दोबारा से आइसोमर्स हैं। अब इन आइसोमर्स को पढ़ने के लिए ग्लूकोज को कंबाइन करना है फ्रुक्टोज से, तो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से कंबाइन करते हैं, तो ये है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के साथ अगर मैं चला जाऊं तो दिस इज अगेन फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन के साथ मैं यहाँ जाऊँ तो ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है 5 और ये है 6 कार्बन। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जिसे हम कहते हैं एल्डोहाइडिक नहीं बल्कि ये कीटोनिक शुगर है, तो कीटोनिक शुगर के अंदर जो फर्स्ट कार्बन होगा वो कीटोनिक शुगर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो सेकंड कार्बन से होता है। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करना शुरू करूँ तो मैं यहाँ काउंटिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से पैटर्न लूंगा कि ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास सेकंड कार्बन है, ये मेरे पास थर्ड कार्बन है, ये मेरे पास फोर्थ कार्बन है, ये मेरे पास फिफ्थ कार्बन है, और ये है मेरे पास 6 कार्बन। क्योंकि कीटोनिक शुगर में सेकंड कार्बन OH से कंबाइन होता है, डबल बॉन्ड O से कंबाइन होता है, तो ये है वो सेकंड कार्बन, और सेकंड कार्बन को हमने यहाँ O से कंबाइन किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है ये पैरानोस तो नहीं हो सकता, हाँ ये फ्यूरानोस की कोई फॉर्म जरूर हो सकती है, तो ये फ्यूरानोस की स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में दोबारा फर्स्ट कार्बन फ्रॉम ग्लूकोज, सेकेंड कार्बन फ्रॉम फ्रक्टोज, तो फर्स्ट कार्बन फ्रॉम ग्लूकोज से निकला OH, और सेकेंड कार्बन फ्रॉम फ्रक्टोज से निकला H, और ये H और OH की कॉम्बिनेशन से बन गया वाटर, और वाटर की फॉर्मेशन के साथ बॉन्ड फ्री हमारे पास किस किस का हुआ, तो बॉन्ड फ्री हो गया हमारे पास ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का बॉन्ड अब जो फ्री हुआ वो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड किससे कंबाइन हो सकता है, तो वही कार्बन से। तो मैं यहाँ राइट साइड पे दोबारा देखूं तो राइट साइड में देखने के बाद ये सक्रोज, सक्रोज के अंदर ये है हमारे पास ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से ये एक सक्रोज का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको अगले पेज पे भी आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज के साथ ये है हमारे पास फ्रक्टोज, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को कंबाइन कर दें तो नाम दिया इसको 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1 फ्रॉम ग्लूकोज, सेकेंड कार्बन फ्रॉम फ्रक्टोज, लिंकेज बना विद ऑक्सीजन, इसे पढ़ा गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सक्रोज का दूसरा नाम 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और सक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। राइट सर, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है लैक्टोज का, और लैक्टोज कॉम्बिनेशन करता है बेटा गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से, तो एक जगह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गैलेक्टोज का, एक जगह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ग्लूकोज का। इसमें ये है हमारे पास फर्स्ट कार्बन फ्रॉम गैलेक्टोज, और यही यहाँ आ जाए दूसरी तरफ तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये है हमारे पास सेकंड कार्बन, ये है हमारे पास थर्ड कार्बन, और ये है हमारे पास फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन कंबाइन हो रहा है फोर्थ कार्बन से, तो नाम पड़ा जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से जो हम लैक्टोज का नाम दे देते हैं, और लैक्टोज के अंदर ग्लैक्टोज कंबाइन हो रहा है ग्लूकोज से, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन लैक्टोज कहलाती है। अब आपके पास रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वाला भी तरीकाकार है, ये सबसे जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा याद करना इसको मुश्किल है, ये वरना इजी रहता है, तो जिस तरह आपको आसानी लगे आप उसको वैसे कवर अप कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स का चार्ट बनाया है कि मोनोसेक्राइड के एग्जांपल में फ्रक्टोज था। फ्रक्टोज के अंदर एक कार्बन बाहर था, 5 कार्बन की रिंग थी, तो ये 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, और किसी भी एक जगह से छठा कार्बन बाहर होगा। ये ग्लूकोज है, ये ग्लैक्टोज है। ये तीनों हमारे पास एक मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स में आते हैं। डाइसेक्राइड के एग्जांपल्स में हमने कौन कौन से नाम पढ़े? डाइसेक्राइड के एग्जांपल में हमने 3 नाम पढ़े, माल्टोज, सक्रोज और इसके अलावा लैक्टोज। सक्रोज बन रहा था बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज बना बिटवीन 2 ग्लूकोज और लैक्टोज बना ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक। और पॉलीसेक्राइड जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, तीसरी क्लासिफिकेशन का मतलब है मोनोसेक्राइड की क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर 2 मोनोसेक्राइड है तो वो डाइसेक्राइड है, 3 मोनोसेक्राइड है तो वो ट्राइसेक्राइड है, और अगर उसकी क्वांटिटी पॉलीसेक्राइड में चली गई तो उसमें मोनोसेक्राइड की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। तो अब एक पॉलीसेक्राइड में जैसे नाम मैंने दिखाया है स्टार्च, तो स्टार्च के अंदर मैंने ये दिखाया कि ग्लूकोज 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 से कंबाइन हुआ है, और इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे ग्लूकोज के रिंग आ रहे हैं, तो ये एक पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल आ गई। तो डाइसेक्राइड मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड होने चाहिए, और इसी तरीके से ऑलिगोसेक्राइड में 2 से 10 के दरमियान होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पॉली। ये भी उसी चीज़ की एक एग्जाम्पल है, शो करके दिखाया गया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि ग्लूकोज ग्लूकोज ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में फ्रक्टोज है, और पर्पल या वायलेट कलर जो भी है ये ग्लैक्टोज की एग्जांपल है, और इससे हमने डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और लैक्टोज की फॉर्मेशन। स्टार्च, यहाँ स्टार्च को भी हमने बेटा इसी तरीके से वही शो किया, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्च के अंदर मोनोसेक्राइड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये स्टार्च के स्ट्रक्चर्स हैं, स्टार्च की कुछ क्वांटिटी के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि स्टार्च क्या है, कहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कहाँ कहाँ उसके सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज की डिटेल मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ लेक्चर में, तो इसलिए मैं थोड़ा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी हमारे पास मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्लूकोज से लिंकेज होता है 1,4, और ये भी एक पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ मेंशन किए, तो इसको थोड़ा देख लें, पढ़ लें हम ये सब चीज़ों को। तो स्टार्च एंड सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में आ जाते हैं। ये 2 एग्जांपल्स को हमने पॉलीसेक्राइड में रखा है, उससे पहले डाइसेक्राइड था, उससे पहले मोनोसेक्राइड।